दूसरी से स्टार्ट करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यार सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि ये रेगुलर बैच की स्टूडेंट थी और मैं आपको पहले बता दूं कि जितनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे कहीं ज्यादा मैं डिलीवर कर चुका हूँ। पर्सनल फेवर्स में इस पे ये बात कर रही थी, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स के पुराने पुराने सवाल भी, इतने सवाल भी, उस पे बात हो रही। अच्छा जी, पेज 1 कर लेते हैं, पेज 2 कर लेते हैं, पेज 3 कर लेते हैं। किसी का माइक ओपन नहीं तो बता दे। जी, इनकम स्टेटमेंट हमने करना क्या है, हमने जो बैलेंस शीट में रूल्स पढ़े उन्हीं को अप्लाई करेंगे। कहाँ पे? इनकम स्टेटमेंट में और एसोसिएट में। जो रूल्स, जो एंट्रीज, जो कैलकुलेशन हमने वहां पे पढ़ी हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई करें, ताकि हम बेसिकली सिर्फ बैलेंस शीट को रेडी करें और बैलेंस शीट को रेडी करने के बाद जो हमने कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट में ग्रैब किए होंगे, जो अंडरस्टैंडिंग ली होगी बैलेंस शीट में, उसको हम यूज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो जैसे हमने बैलेंस शीट को मर्ज किया था, इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास पेरेंट की इनकम स्टेटमेंट होती है, सब्सिडी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमारे पास आ जाता है अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आ जाता है जी टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन हमारे पास ओसीए भी आ सकता है और यहाँ पे आ जाएगा टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। लेट्स सी, ये मेरे पास पेरेंट और सब्सिडी की इनकम स्टेटमेंट। जैसे हमने बैलेंस शीट में मर्ज किया था, इसको भी हम मर्ज करेंगे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओसीआई, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। जो कैलकुलेशंस हैं उसके अलावा हम सारे एज इट इज, कैलकुलेशन से क्या मुराद है? कैलकुलेशन में हमें पता है जो टोटल सेल्स बनेगी उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे तो जीपी आ जाएगा। इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। ये इस कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में जो कैलकुलेशन होगी उसके फाइनल रिजल्ट से आ रही है। हमने ये एज इट इज उठा के, यानी कि ये मेरे पास पेरेंट्स की सारी चीजें, ये मेरे पास सब्सिडी की सारी चीजें। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, लेट्स से कि मैं 1/1/21 से लेकर 31/12/21 पे खड़ा हूँ। इट मीन्स आज मैं 31/12/21 पे खड़ा हूँ, ईयर एंड के ऊपर। अब अगर ये एक्विजिशन 1/1/21 से पहले है या ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल के दरमियान कहीं पे भी, या इससे पहले, या इस जिस साल में मैं खड़ा हूँ इससे पहले होगी एक्विजिशन, ये इस साल के दरमियान होगी। अगर तो इस साल से पहले होगी तो फिर जो हमने एज इट इज जमा कर दिए हैं कैलकुलेशन के अलावा वाली फिगर्स, वो एज इट इज आ जाएंगे।
अगर तो ड्यूरिंग द ईयर होगी, मिसाल के तौर पे 1/5/21 को हुई है 8 महीने, तो फिर जो सब्सिडी की फिगर्स हैं सबके साथ आप 8 महीने अप्लाई कर दोगे। यानी कि अगर तो इस साल से पहले हो, बिफोर ईयर है, बिफोर ईयर यानी कि इससे पहले, तो ये पूरे 12 महीने की फिगर्स आ जाएंगी। अगर हमने इसको साल के दरमियान एक्वायर किया है तो जितने महीने ये हमारी सब्सिडी रही है उतने महीने, अगर 1/5 को किया तो इस साल में 8 महीने हमारी ये सब्सिडी रही है, तो सब्सिडी की हर फिगर के साथ हम 8/12 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला? जी, इस कॉन्सेप्ट में मसला? हेलो, आवाज आ रही है सबको? इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला है? आवाज आपको आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही किसी की। नो सर। ओके नो सर, क्लियर है। ओके। अब आपको बैलेंस शीट में याद होगा एक चीज हमने पढ़ी थी, रिजर्व्स की। हम क्या कहते थे? प्री और पोस्ट। इसका मतलब एक्वायर करने के बाद जो होता था वो पोस्ट होता था। इसमें एक्विजिशन के बाद ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स, मिसाल के तौर पे मैंने 1/1/21 पे एक्वायर किया और मैं 31/12/25 पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे 1/1/21 के बाद ये सारा आ रहा होता है। अब चूंकि हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में मुझे चाहिए प्रीवियस ईयर का नहीं, करंट ईयर का। इसका मतलब इस पोस्ट में करंट ईयर का चाहिए, और इसमें हम क्या करते होते थे? सीआरई और एनसीई। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे जी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट का कितना है, एनसीई का कितना है, फिर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट का कितना है, एनसीई का कितना है। इसका मतलब है मेरे पास दो आंसर आएंगे जिसको मैंने सेग्रीगेट करना है, एट्रीब्यूट करना है, दोनों में डिवाइड करना है। एग्जैक्टली अगर हम पोस्ट में ऐसे यूं वर्किंग देखें, ये आएगी यहाँ पे एनसीई की वर्किंग। जैसे ये रिजर्व है, लेट्स से रिवॉल्यूशन सरप्लस है, उसमें भी एग्जैक्टली जो बनेगा पैटर्न जैसे ऊपर है वो यहाँ पे है। इसका मतलब है, क्योंकि मैंने आपको बात की थी कि जब हमने किसी चीज को एक्वायर करना है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग भी हो सकती है, जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं, रिवॉल्यूशन सरप्लस भी हो सकते हैं। जो चीज ओसीआई की है तो यहाँ पे आएगी और वो एट्रीब्यूट भी हो रही होगी। पहले इस थीम की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताएं मुझे जी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जी, जाजिर, मानूर, सुहेब, ईमान, अब्दुल रऊफ, हसन। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? सर, ये रिवैल्यूएशन वाला सरप्लस वाला क्वेश्चन जो था उसमें भी बैलेंस शीट में वो नहीं समझ आया। इसमें भी आपने उसको बैलेंस पॉइंट शीट में, किया बैलेंस रिजर्व। शीट में कि इनकम स्टेटमेंट में? सर, इसमें भी आप कह रहे हैं ना सेम ट्रीटमेंट है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला जो आपने बताया हाँ हाँ। ये बता रही हूँ दोबारा।
अच्छा मैं बता रहा हूँ। जी सर आ रही है। देखें हम क्या करते होते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जो एक ट्रिकी चीज है वो यही है, बाकी इनकम स्टेटमेंट आसान है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और उसकी इनकम स्टेटमेंट को मर्ज कर रहे हैं, अपनी सारी चीजें उसकी सारी चीजें हम मर्ज करें। इसका मतलब है अपना सारा प्रॉफिट और उसका सारा प्रॉफिट हम मर्ज करेंगे तो ये वाला है। अब इस सारे प्रॉफिट में लेट्स से मैंने 100% एक्वायर किया है, ये तो 100% मेरा है। अगर मैंने 90% एक्वायर किया है तो 10% है जो किसी और का है। जैसे हमने जैसे हमने बैलेंस शीट में किया था, हम पकड़ते थे रिजर्व पकड़ते थे, प्री ये जाता था गुडविल की कैलकुलेशन में। कहाँ पे? गुडविल और एनसी। जो हमने खरीदा है, खरीदने के बाद जो से कमाया है वो आता था पोस्ट में। इस पोस्ट को हम सीआरई और एनसीए में ले जाते थे। अब आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर होती है, तो हमें इस पोस्ट के दो हिस्से करने पड़ने हैं, जिसमें पिछले साल यानी कि खरीदने के बाद सारे साल और जिस साल में हम करें ये अलग कर लेंगे। होगा वही सीआरई टू एनसीए, सीआरई टू एनसीए। अब ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि हम क्या करें कि करंट ईयर के प्रॉफिट में एनसीए का कितना है। लॉजिक बैलेंस शीट से समझा दी, यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम एनसीए की वर्किंग बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसकी इनकम स्टेटमेंट वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। लेट्स से 100, इसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे जो भी चीजें होंगी, जो एंड पे रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा उसके साथ एनसीए की परसेंटेज यानी कि 10% हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे उठ जाएगा। अगर आप गौर करें वही रिजर्व है, उसके प्री अलग किया, पोस्ट अलग की। पोस्ट खरीदने के बाद टोटल ईयर्स में से प्रीवियस ईयर्स और करंट ईयर है। करंट ईयर में मैं देख रहा हूँ एनसीए का कितना है, तो उसका अल्टरनेटिव तरीका उठा के हम क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से मैंने जो बैलेंस शीट में समझा है ये मैंने लॉजिक समझ ली। अब उसको अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में करंट ईयर का एनसीए, ये हम वर्किंग बनाएंगे, उसका प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से उठाएंगे। किसका? सब्सिडी का। मजे की बात, अगर तो ये बिफोर एक्विजिशन है तो सारा आ जाएगा, अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो जितने साल हैं उतना आ जाएगा। लेट्स से इसको हम कर लेते हैं 1200, इसको हम कर लेते हैं 1200। अगर तो बिफोर द ईयर होता तो पूरा 1200 आ जाता, अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो जितने महीने वो हमारी सब्सिडी रहेगी वो आ जाएगा। इट मीन हम हर एलिमेंट के साथ भी ये कर रहे होंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ भी कर रहे होंगे। मजे की बात ये है कि टोटल कंप्रीहेंसिव या हम इसको करते हैं ओसीआई एट्रीब्यूटेबल टू, जो लॉजिक हमने प्रॉफिट पे लगाई है वही लॉजिक लगाएंगे हम ओसीआई पे। ओसीआई आ जाएगी, लेट्स से ये 20 है, 120 है, ये हो गई 80। ये भी जो फाइनल आंसर आएगा एनसीए की परसेंटेज लेंगे, जो भी आंसर होगा ये उठ के कहाँ पे आ जाएगा,
ये उठ के आ जाएगा जी, ये उठ के आ जाएगा यहाँ। कुल मिला के अगर आपने इनकम स्टेटमेंट पे ग्रेड करनी है तो ये बिफोर ईयर, ड्यूरिंग द ईयर और ये वर्किंग दो, ये दो वर्किंग्स हैं जो टफ है। इसका मतलब है इस वर्किंग में कौन सा आएगा? मैं पोस्ट टैग की बात कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में जब जब मैंने एंट्रीज की, जो एंट्री पोस्ट टैग को डेबिट या क्रेडिट कर रही थी वो उठ के इस वर्किंग में आएगी, पहली बात। दूसरी बात, कुछ कुछ जगह पे ना मोर देन 1 ईयर आ रहे थे पोस्ट टैग में, जैसे कि डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन में सिर्फ करंट ईयर का पकड़ के पोस्ट टैग की एंट्री करेंगे और उसको ले आएंगे यहाँ। एक मिनट, हाँ भाई आगे। इनकम स्टेटमेंट में सबसे मेन चीज है यही। इनकम स्टेटमेंट में सबसे मेन चीज, अगर ये आपको प्रॉफिट एट्रीब्यूट करना और ओसी एट्रीब्यूट करना आ जाता है तो गेम खत्म हो जाती है। क्यों बोला? क्योंकि बाकी इसमें कोई डेप्थ है नहीं। जी भाई, इस पे जितने क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चंस करें, इसको क्लियर करें। जी दोस्तों, अब्दुल मुताल, अब्दुल रऊफ, जहांजीर, ईमान, मानूर, सुहेल, शुएब, जोहा। हाँ जी, सर रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला पूछा था। क्या कह रही हो? रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला पॉइंट हाँ, इसमें क्या? आपने भी उसका कुछ बताया था ना कि वो उसका क्या करना है ठीक से। बच्चे ये ओसीआई में वही आएगा ना, रिवोल्यूशन सरप्लस। जैसे हम ओके प्रॉफिट को एट्रीब्यूट कर रहे हैं वैसे उसको भी एट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके सर। जैसे हम प्रॉफिट को एट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी इनकम स्टेटमेंट में जो उठा के उसकी इनकम स्टेटमेंट में रिवोल्यूशन सरप्लस यानी कि जो ओसीए में चीजें पड़ी हुई हैं उसको भी उठा के एट्रीब्यूट कर रहे हैं। तरीका दोनों का सेम है एट्रीब्यूट करने का। जी बताएं, इसमें क्या इसका मजीद? ठीक है सर। इसको समझ लें, इस पे जितने ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, जैसे हम प्रॉफिट को एट्रीब्यूट कर रहे हैं वो प्रॉफिट पकड़ेंगे। वो जितने महीने हमारे पास, अगर तो पूरा साल है तो पूरी फिगर आ जाएगी, अगर पूरा साल नहीं है तो जितने साल वो हमारी, जितने महीने वो हमारी सब्सिडी रही वो सारी आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हम उसको उठा के ले जाएंगे टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम के सेक्शन में। सबसे जो मेन वर्किंग है वो यही है, इनकम स्टेटमेंट में सबसे मेन वर्किंग यही है। ये अगर समझ आ जाती है तो चीजें आगे फिर आसान हो जाएंगी। जी सर प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन से कोई चार्ज ना हुई हो और वो क्या चार्ज करनी है तो उसका नहीं तरीका बच्चे, वो सर। रिटेन अर्निंग में चले जाएगा ना। हम देखो करंट ईयर की बना रहे हैं, सीधा सिर्फ करंट ईयर आएगा। ओके वो रिटेन अर्निंग्स में क्लब होके चली गई होंगी, ठीक है। अच्छा जी, किसी को इसमें कोई सवाल? यार इसको क्लियर कर लें, प्रॉफिट को कैसे एट्रीब्यूट करना है, ओसीए को कैसे एट्रीब्यूट करना है, ये सबसे अहम है। इस पे जितने सवाल पूछने हैं पूछ लें, क्योंकि इसके बाद तो गेम खत्म हो जाएगी। जी
किसी का कोई सवाल है? हेलो, एक मिनट, 1v1 में जरा कुछ स्टूडेंट्स को कॉल कर। अब्दुल रऊफ, अब्दुल रऊफ। हाँ जी ईमान, आपका कोई सवाल है? सर नहीं, बस एक क्वेश्चन है कि करंट ईयर में जो आपने सेपरेशन की है एनसीआई एनसीआरई की, इसमें जो एनसीआई ये प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू में जो नीचे एनसीआई उसमें आएगा ना? जी जी, उसमें। ये ओके। हाँ जी, जहाजेब, मानूर, जहाजेब, जहाजेब, मानूर, मानूर, सुहेब, जोहा। चलें। क्लियर है सर? ओके, अब हम चलते हैं बच्चों एडजस्टमेंट्स के ऊपर। एडजस्टमेंट, सबसे पहले बार्गेन परचेज ऑप्शन आपको याद होगा बैलेंस शीट में, क्योंकि मैं हर चीज का आपको रेफरेंस बैलेंस शीट में दे रहा हूँ। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करते थे या फेयर वैल्यू पे, हमारे पास गुडविल की एक फिगर आती थी, या तो पॉजिटिव होती थी या वो नेगेटिव। पॉजिटिव तो बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट के तौर पे चली जाती है, जो नेगेटिव है ये इनकम, ये इनकम है। हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, बीपीओ का एक हेड बनाएंगे, बीपीओ का एक हेड बनाएंगे और ये इनकम स्टेटमेंट में इनकम के तौर पे आ जाएगा। एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले की कुछ एडजस्टमेंट्स मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। पहला हेड मेरे पास आ गया, बीपीओ, जो भी फिगर हो, यानी कि अगर जब जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे और गुडविल नेगेटिव आए, नेगेटिव गुडविल की बात करूं, नेगेटिव गुडविल इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, एक हेडिंग दे देंगे बार्गेन, बार्गेन परचेज ऑप्शन, और ये इनकम स्टेटमेंट में एक हेड के तौर पे ऐड हो जाए। जी भाई, कोई सवाल? हाँ जी, यह रिस्पॉन्स करते रहे, साथ साथ आगे चलते हैं। आगे द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जिसको देखते ही स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, डिविडेंड। सबसे पहले हम आते हैं जी रिकॉर्डेड, पेरेंट ने भी रिकॉर्ड कर लिया, सब्सिडी ने भी। इसकी सिर्फ बैकएंड पे जाके देखते हैं एंट्रीज क्या हुई होंगी। पेरेंट ने रिकॉर्ड किया होगा रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, इसने एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, फिर इसको पैसे मिले, बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, इसने पैसे पे किए, पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। इसमें हमने समझना ये है कि हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, पेबल बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, रिसीवेबल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें रिसीवेबल पेबल आ रहा है। ये जो हम करते हैं हमें पता है बैलेंस शीट में करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। इसका मतलब है कुल मिला के यहाँ पे एक ये हेड बचता है, एक ही हेड बचता है, जिनकी पेरेंट ने इनकम रिकॉर्ड की है और सब्सिडी ने एक्सपेंस। ये इनकम इनकम स्टेटमेंट में ले जाता है, ये एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से निकालता है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हम नहीं बना रहे, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट ने इनकम रिकॉर्ड की है, रिवर्स करके। क्योंकि दोनों एक दूसरे से इनकम या एक्सपेंस जो बनाएंगे, इसका मतलब ग्रुप ने अपने आप से इनकम या एक्सपेंस बनाई, उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। एक चीज, दूसरी चीज,
नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पे तो वैसे ही टेंशन कोई नहीं थी क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में इसको कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे उसने रिकॉर्ड नहीं की तो फिर आप इस चीज को इग्नोर कर दें। क्यों? क्योंकि आप पहले 10 रुपए रिकॉर्ड करोगे फिर 10 रुपए रिवर्स करोगे तो एक ही बात हो जाएगी। ये क्रक्स है डिविडेंड का। मेरे ख्याल में इससे चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कुल मिला के अगर पेरेंट ने डिविडेंड इनकम सब्सिडी से रिकॉर्ड की हुई है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उस इनकम को जितना उसने सब्सिडी से लेकर रिकॉर्ड किया उसको रिवर्स कर देंगे। जी वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, इस पे कोई सवाल? जी, क्या नाम है? ईमान। सर इंटरिम डिविडेंड में भी सेम होगा। हम्म। इंटरिम बच्चे, डिविडेंड का अगर वो कहीं डिविडेंड मींस डिविडेंड जो इस साल रिकॉर्ड हो। इसमें मैंने इंटरिम और फाइनल का नहीं बताया ना। ओके डिविडेंड मींस डिविडेंड, उसके अंदर क्या है, डिविडेंड की नेचर क्या है, इंटरिम और फाइनल है, तो क्या फर्क पड़ता है? बात है कि इस साल जो डिविडेंड रिकॉर्ड हुआ है ये उसकी बात। सर एक क्वेश्चन है बट रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट बोथ। जी पूछें। जी भाई, वैसा मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ, आप उस पर बोलें, टाइप ना करें। जी बोलें, माइक मैंने आपका अनम्यूट कर दिया। चलें जी, शायद आपको साल एक लगेगा बोलने में, उस वक्त तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। मैनेजमेंट फी। जब पेरेंट सब्सिडी को एक्वायर करता है, सब्सिडी में अपने बंदे बिठा देता है सब्सिडी को संभालने के लिए। सर अगर पेरेंट के पास कोई इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हो, पेरेंट के पास, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इंटरनली जनरेटेड को तो हम रिकॉर्ड नहीं करते ना। पेरेंट का इंटरनली जनरेटेड तो नहीं रिकॉर्ड होगा ना। और सब्सिडी को जो हमने एक्वायर किया है, सब्सिडी को जो एक्वायर किया है, एक्विजिशन के ऊपर हम एक चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुडविल, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। और सब्सिडी के केस में भी कोई चीज उसका अगर इंटरनली जनरेटेड है उसको नहीं रिकॉर्ड करते। हाँ, कोई डेवलपमेंटल एसेट है, कोई कंप्लीट होने के करीब है, कोई इंटेंजिबल एसेट है, तो वो तो यस, यानी कि ऑलरेडी उसका कोई इंटेंजिबल एसेट है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। कोई उसका डेवलपमेंटल एसेट है वो भी रिकॉर्ड होगा, बट उस इंटरनली जनरेटेड तो उसका भी रिकॉर्ड नहीं होगा। गुडविल इस केस में मजीद आएगी, जब हम सब्सिडी को एक्वायर करते हैं तो गुडविल की रिकॉर्डिंग करते हैं। वेरी गुड, सवाल पूछ के नस के एमएम में बोली जा रहे हैं। देखो चलो, अब इसने कुछ लोग बिठा दिए जिन्होंने सब्सिडी को संभालना है। लेट्स से 1/1/21 पे ये हुआ, हम 31/12/21 पे करें, साल गुजरा, पेरेंट ने फी डिमांड की। अब पेरेंट की ये इनकम है, सब्सिडी ने ये फी पे की, उसका ये एक्सपेंस है। इसकी इनकम रिवर्स करेंगे, इसका एक्सपेंस रिवर्स करेंगे। अब इसका एक्सपेंस क्योंकि एक्विजिशन के बाद है, ये पोस्ट एक्ट को भी अफेक्ट कर रहा है। हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट फी इनकम के तौर पे और मैनेजमेंट फी कर लेते हैं इनकम एक्सपेंस। इसका मैं फिर आपको तरीका बताऊंगा, ये एक्सपेंस से कम होगी, इनकम से कम होगी, कि हमने किन हेड्स में इसको पुट करना है। अभी हमने ये सीखा
कि हम इनकम भी रिवर्स करेंगे, एक्सपेंस भी, और ये एक्सपेंस पोस्ट टैक्स है, तो यहाँ पे आ गया जी मैनेजमेंट फी पोस्ट टैक्स, लेट्स से 5 रुपए। नहीं, इसका एक्सपेंस रिवर्स करने का मतलब है इनकम को बढ़ाना, रिवर्स करने का मतलब इनकम को बढ़ाना, यहाँ पे इनकम को हम बढ़ा दें। एक्सपेंस रिवर्स करने का मतलब है इनकम को बढ़ाना। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको पता है लोन जब एक टर्म गुजरती है, टर्म से मुराद टाइम, जैसे साल होता है, सेमी एनुअल होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, फिर इंटरेस्ट अक्रू होता है। इसका मतलब जब एक्वायर किया होगा, एक्वायर करने पे लोन लिया होगा, तो उसके बाद इंटरेस्ट इनकर हुआ होगा, पेरेंट ने इनकम बनाई, सब्सिडी ने एक्सपेंस बनाया, और ये एक्विजिशन के बाद है। इसका मतलब है जैसे इनका ट्रीटमेंट हुआ है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन का भी ट्रीटमेंट होगा। लेट्स से ये तीन, एक पेरेंट ने इनकम बनाई वो माइनस कर देंगे, सब्सिडी ने इंटरेस्ट बनाया वो माइनस कर देंगे। अब एक्सपेंस रिवर्स करने का मतलब है एक्सपेंस पहले चार्ज किया होगा, अब इसको रिवर्स करेंगे, मतलब इनकम बढ़ा देंगे, पोस्ट टैक्स में ऐड करेंगे। रिवर्स करने का मतलब पोस्ट टैक्स क्रेडिट करते होंगे। इनके अगर हम इनके एंट्रीज की बात करें दोनों केसेस में, तो ये एंट्रीज बन गई, इसकी इनकम का कम कर दी, इसके एक्सपेंस कम कर दी। एक्सपेंस कम करने का मतलब है इनकम का बढ़ जाना। इन दोनों केसेस में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी ये एंट्री हो रही होगी, मैनेजमेंट फी और इंटरेस्ट ऑन लोन। जी भाई, क्या ये समझ आ गया गलती से? भाई अब्दुल मुताल किधर चले गए थे लड़के? सर वो एक ना दूसरी क्लास में वो ले रहा था। मूवी? हाँ जी। अच्छा जी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजमेंट फी क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजमेंट फी मेरे ख्याल में काफी डिटेल से समझा दी है। इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजमेंट फी जी। ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं, कुछ आइटम जो सब्सिडी ने रिकॉर्ड नहीं किए होते एक्विजिशन टाइम। याद रखिएगा कुछ आइटम जो उसने एक्विजिशन के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किए हुए, जैसे कि एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है। मजे की बात, एक्विजिशन के टाइम पे जो रिजर्व्स हिट होते हैं ये प्री एक है, और ये एनसी की वर्किंग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पोस्ट है को अफेक्ट करेगा वो जाएगा। एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक एक्सपेंस, एक मेरे पास आ जाएगी क्या, इनकम। अब जब मैं एसेट रिकॉर्ड करूंगा, एसेट क्या होगा, एसेट डेबिट, जैसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, प्री एड क्रेडिट, फिर इसकी जो डेप्रिसिएशन है, अब डेप्रिसिएशन पोस्ट टैक्स को अफेक्ट करती है क्योंकि ये साल गुजरने के बाद होगी, और इसमें करंट ईयर जो होगा, करंट ईयर, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन अब ये पोस्ट टैक्स को भी अफेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? जो पोस्ट टैक्स को डेबिट कर रही है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं जी। आइटम नॉट रिकॉर्डेड में कोई कंफ्यूजन? जी भाई, कोई कंफ्यूजन? अब्दुल मुताल, ईमान, मनूर? नो सर। नो सर। ओके, हम बात करते हैं अब इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट में मैंने बताया था कि या तो प्रोपोर्शनल मेथड होगा गुडविल का, या फेयर वैल्यू होगा। इम्पेयरमेंट जब आएगी
प्रोपोर्शनेट होगा तो सारा का सारा सीआरई को चला जाएगा। अगर फेयर वैल्यू होगा तो सारे का सारा पोस्ट टैग को चला जाएगा। इसका मतलब है ये होगा या ये होगा, एक्सपेंस तो है, इम्पेयरमेंट का एक्सपेंस तो वो है। अब सवाल ये है, अगर तो प्रोपोर्शनेट मेथड है तो फिर एनसी की वर्किंग में नहीं जाएगा, फेयर वैल्यू होगा तो एनसी की वर्किंग में देखें पोस्ट डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के साथ ये जो काम है ये एक्स्ट्रा काम है, यानी कि कोई चीज पोस्ट टैग को अफेक्ट कर रही है वो इनकम स्टेटमेंट में तो आएगी ही आएगी, प्लस तो यहाँ पे भी आएगी। यहाँ पे क्यों आएगी? क्योंकि देखें यहाँ पे जब हम सारी चीजें प्लस माइनस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एडजस्ट हो रहा है। इसका मतलब जो चीज यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे भी लिख रहे होंगे। जी बच्चों, ये जो मैंने कहा है इनकम स्टेटमेंट में आएगी ही आएगी, बैलेंस शीट में भी आएगी, इसमें भी कंफ्यूजन। नो सर। अब हम आते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे। हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अभी हमने एक एंट्री की है, ये वाली एग्जैक्टली हमें पता है यही एंट्री होती है, एसेट डेबिट प्री क्रेडिट, फिर डेप्रिसिएशन से पोस्ट डेबिट एसेट क्रेडिट। और यहाँ पे जैसे डेप्रिसिएशन के मैंने समझाया, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं फॉर द ईयर, जैसे ये डेप्रिसिएशन है वैसे ही डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगी। जी भाई, ये दोस्तों की कंफ्यूजन। अगली एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं यूआरपी। यूआरपी में हमने देखा हुआ है कि यूआरपी डेबिट होता है, स्टॉक क्रेडिट होता है बेचने वाले का। बेचने वाला पेरेंट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है। इसी तरीके से यूआरपी ऑन एसेट और फिर क्रेडिट। इसका मतलब ये बेचने वाला, पहले हम देखते हैं बेचने वाला है पेरेंट, सिर्फ यूआरपीएन एसेट ये मैं ले जाऊंगा इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट कम कर दूंगा यूआरपी, पेरेंट ने बेचा यूआरपीएन स्टॉक। फिर हम सिर्फ यूआरपीएन एसेट पेरेंट का करते हैं, प्रॉफिट का यूआरपी कम हुआ डेप्रिसिएशन से बढ़ा, लेट्स से ये 10 है ये 2 है, प्रॉफिट 10 से कम हुआ 2 से बढ़ गया। अब यही काम करते हैं सब्सिडी का, प्रॉफिट 2 से कम हुआ यूआरपी स्टॉक 2 से कम हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्रॉफिट 10 से कम हुआ, सब्सिडी 10 से कम हुआ 2 से बढ़ गया। अब मजे की बात, इसमें ये दोनों हमारे क्या हैं, पोस्ट टैक्स है, पोस्ट टैक्स इफेक्ट हो रहे हैं। पोस्ट टैक्स डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट पोस्ट टैक्स क्रेडिट, इट मींस यूआरपी -10 + 2, ये भी हमारे यहाँ पे आ रही होगी, और सिर्फ यूआरपी स्टॉक है तो ये -2, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा
वो लेस हो रहा होगा। इनकम स्टेटमेंट में तो हमने इसको लेकर जाना ही जाना है, प्लस हमने इसको एनसी की वर्किंग में भी लेकर जाना है। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड एक चीज एक्स्ट्रा कहता है, वो कहता है फुल प्राइस पे आपने एक एंट्री और करनी है, ये वाली सेल्स क्रेडिट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। यानी कि लेट्स से 100 की एंट्री थी, हमने अनयूज्ड पे यूआरपी कैलकुलेट किया है, फुल अमाउंट से हम ये माइनस कर देंगे। अब मेरे सामने डाटा हो गया है कंप्लीट, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल को मेरे पास जीपी आ जाएगा, ये कैलकुलेशन है। फिर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करूंगा, इनकम ऐड करूंगा, इन सब का टोटल यहाँ पे आ रहा होगा, ऐड लेस होगा, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर टैक्स लेस करूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, फिर ये ऐड करूंगा, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। अब करना क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये आ जाएगा यहाँ पे, लेट से ये है 100, नहीं इसको कर लेते हैं 1000, लेट से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1000, और ये 80 को मैंने प्लस माइनस किया तो ये हो गया 100, 10% 10 यहाँ पे आ जाएगा एनसी का 10, और बैलेंस अमाउंट आ जाएगी पेरेंट। ओके, ये 80 है, इसमें लेट से जी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10% से ये आ गया 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये टोटल मैं कहता हूँ जी है 1200, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। आठ ये। अच्छा, अब जब हम टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम करेंगे, टोटल कंप्रिहेंसिव कैसे बन रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस ओसीआई इज इक्वल टू टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। ये एनसीए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये ओसीआई है, इसका मतलब ऊपर वाली फिगर उठा के यहाँ ले, ये होगी 18, बाकी बच गया पेरेंट का। ये दोबारा समझें, ये आप लाइन पढ़ें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब ओसी ऐड होता है तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बनता है। हमने एनसीए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ओसी कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बनेगा। तो ओसीए की फिगर में ऊपर एनसीए प्रॉफिट की फिगर उठा के ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 1192 हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हमारी इनकम स्टेटमेंट की डिस्कशन 100% कंप्लीट हो गई। जी भाई, किसी को गलती से कुछ समझ आ गया तो बता दें। सर इस टोटल में से जो आपने 10 + 18 किया, 1200 माइनस करेंगे या 12,000 का टोटल माइनस करेंगे? नहीं, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम 1200 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1000। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कैसे बनती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस ओसीआई। जब हम एनसीए का सिर्फ देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 है और ओसीआई 8 है, तो दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो 18 बन जाए। 8 कैलकुलेशन करने के बाद जो ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पड़ा होगा उसको नीचे आके ऐड कर दूंगा, तो ये टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बन जाएगी 18। तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम का जो टोटल 1200 है उसमें से 18 माइनस करूंगा, सॉरी ये बन जाएगा 1182। जी बच्चे। ओके, एंड सर वो जो आपने लास्ट में बताई है सेल्स की एंट्री, वो बता दें। वो जितनी अमाउंट, मिसाल के तौर पे पेरेंट ने 100 रुपए की सेल की सब्सिडी को, तो उसमें अनसोल्ड है 50, हम यूआरपी की कैलकुलेशन तो 50 पे कर रहे हैं, बट स्टैंडर्ड कहता है फुल प्राइस जो 100 थी उससे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। फर्क तो कोई नहीं पड़ता, बट उसने कहा हुआ तो हम कर देंगे। मतलब रिवर्स कर दें? यस, सेल्स डेबिट करने का मतलब सेल्स की फिगर में से फुल प्राइस से सेल माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल ओके। क्रेडिट करने का मतलब फुल प्राइस से कॉस्ट ऑफ सेल कम कर देंगे। माइनस किया ना मैंने, अगर आप देखें -100 -100। जी, इनकम स्टेटमेंट में कोई सवाल, इनकम स्टेटमेंट की डिस्कशन में कोई सवाल? सर सेल्स तो सेल प्राइस से माइनस होंगी, कॉस्ट तो कॉस्ट से होगी, आपने दोनों से 100 के माइनस किया। बेटा सेल्स डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, एक सेल्स है कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो इन्वेंट्री के साथ एंट्री होती है ना? तो बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बताओ, अपने स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
कॉस्ट ऑफ सेल में ही है ना वो ओके ओके सर। वो ऊपर वाली मेन हेडिंग लिखी है ना कॉस्ट ऑफ सेल, उसके अंदर तो ब्रेकअप है ना वो सारा। जी यस सर। इनकम स्टेटमेंट में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन?